खास मेहमान जुड़ रही हैं। जी हाँ, अब हम बात करेंगे प्रभुदास लीलाधर की जॉइंट एमडी अमीषा वोरा जी से। अमीषा जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। नमस्कार। नमस्कार। आप उन तमाम सक्सेसफुल महिलाओं में से एक हैं जिन्होंने अपने फील्ड में बड़ी महारत हासिल की है और आज इस विश्व महिला दिवस के मौके पर हम आपका सम्मान करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और मैं भी ये अवसर पर सभी महिला दर्शकों को खास धन्यवाद करती हूँ कि शायद हम में से किसी महिलाओं ने पुरुषों के फील्ड में अच्छा किया है, बट बाकी सभी महिलाओं ने जो फील्ड में है बहुत ही अच्छा किया है। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और अभिवादन करती हूँ स्पेशल इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर। और उन सबको एनकरेज करती हूँ कि जैसे देखा जा रहा है कि फाइनेंस फील्ड में विमेन ग्लोबली और इन इंडिया आर डूइंग वेरी वेल, तो सबको थोड़ा टाइम निकालना चाहिए, समझ बढ़ानी चाहिए और खुद के फैमिली के सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और वेल्थ क्रिएशन पर भी ध्यान देना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन बात आपने कही है। और बता दूं हमारे दर्शकों को कि इस वक्त 5 बड़े बैंक ऐसे हैं जिनमें चेयरमैन या फिर एमडी महिलाएं हैं, यानी कि देश की इकोनॉमी, देश का बैंकिंग सेक्टर उनके हाथों में। इसमें कोई शक, कोई शुबा नहीं होना चाहिए। अमीषा जी, सबसे पहले बाजार पर एक राय। 7,500 पर आ चुके हैं हम निफ्टी पर। एक हफ्ते पहले माहौल कुछ अलग ही था पिछले मंडे को, और अब एक हफ्ते में देखिए किस तरह से तस्वीर बदली है। क्या कहना चाहिए? 6825 पर बॉटम बन चुका है, ये मान लेना सेफ है इस वक्त? मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ने नॉट ओनली इंडियन मार्केट्स ने, बट ऐसे देखा जाए तो ऑयल ने, ग्लोबल मार्केट्स ने एंड सम ऑफ द अदर मार्केट्स ने और अपनी करेंसी ने, सबने अच्छा रिकवरी दिखाया है एंड इट्स अ वेरी गुड मूव। बट मुझे लगता है मार्केट आगे चलते हुए भी ओवर नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स वॉलेटिलिटी दिखा सकता है। फ्रॉम ग्लोबल पर्सपेक्टिव अभी भी द ज्यूरी इज नॉट आउट ऑन द फेड रेट, फेड नेक्स्ट मूव. So I think till that time the uncertainty and volatility over a slightly medium term will continue. इंडिया में मुझे लगता है कि 2-3 बहुत क्रूशियल फैक्टर्स है ओवर नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स। जीएसटी, उसके बाद चल के आरबीआई का मूव एंड ऑफ कोर्स मॉनसून। मुझे लगता है कि अबव ऑल अगर मॉनसून फेवर्स अस फेवरेबली तो फिर बहुत कंक्लूसिवली हम बता सकेंगे कि 6,700-800 इज अ गुड बॉटम. Till then, I would think that the market will continue to be in a trading range and maybe little volatile. Hi Amisha, good morning. Wish you very happy Women's Day. ये बताइए तो ये जो ट्रेडिंग रेंज की जिसकी आप बात कर रही हैं, ऊपर में कहाँ तक जा सकता है फिर बाजार? क्योंकि हमने देखा है बजट के बाद जो रैली बनी है वो आज भी गिरावट जरूर हुई, लेकिन देखिए बाय ऑन डिप्स का मार्केट लग रहा है इस समय। करेक्ट, मार्केट ने बहुत ही अच्छी तरह से संभाला हुआ है एंड इट इज शोइंग अ वेरी स्टेडी मूव. But I would think that the first move of recovery is in place. It will, इससे ज्यादा उसका स्ट्रेंथ बढ़ते जाएगा अगर बाकी के फैक्टर्स भी साथ में आए. तो हमको लग रहा है कि 6,700-800 जो एक रेंज था और ऊपर में 7,750 7,700 वो रेंज तक would be the range for some time for the markets, ऐसा हमारा मानना है. तो आप जब कह रहे हैं कि रेंज के ऊपरी स्तरों के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं बाजार, लेकिन पिछले 1 महीने से और अब खास तौर से इस महीने में जिस तरह से कमोडिटीज और मेटल शेयर मजबूत होते हुए दिख रहे हैं, क्या यह समझना ठीक है कि क्रूड के लिए, दूसरी कमोडिटीज के लिए, मेटल्स के लिए जितना बुरा वक्त देखना था बाजार ने देख लिया, और क्या अभी भी खरीदने का मौका है इन शेयरों में? हम लोग इतने कमोडिटी स्टॉक्स पे अभी भी बुलिश नहीं है, क्योंकि फ्रॉम द बॉटम थोड़ा रिकवरी डेफिनेटली आयरन और प्राइस या एमएसपी की वजह से इंडियन स्टील प्राइस में आ रहा है. बट द कोर ऑफ द इश्यू ऑफ एक्सट्रीमली एक्सेसिव कैपेसिटी, उसमें क्या कैपेसिटी कट चाइना अनाउंस करता है, क्या सस्टेनेबल है, वो एक्चुअली देखना बाकी है. और वो जब तक नहीं होता तब तक कोई भी मूव को हम लोग ट्रेडिंग मूव मानेंगे. प्राइस में अगर आ भी गया हो पेन, तो भी रिजल्ट्स में, तो भी पीरियड वाइज पेन शायद चालू रहेगा. तो हमको लगता है कि कमोडिटी मूव्स आर ऑल ट्रेडिंग मूव्स, नॉट स्टिल इन्वेस्टमेंट मूव्स.
ओके और इसमें आप कच्चे तेल के लिए भी यही राय रख रही हैं या उसमें राय अलग है? क्योंकि हमने देखा है कच्चे तेल ने एक स्मार्ट रिकवरी निचले स्तरों से दिखाई है। ओवरनाइट हमने देखा कल ब्रेंट क्रूड में 5% तक की तेजी बनी। अब एक आम राय बन रही है कि कच्चा तेल शायद और नीचे नहीं जाएगा और यहाँ से रिकवरी होगी। इसको आप किस तरह से देख रही हैं और फिर इसको ट्रेड में किस तरह से तब्दील करेंगी? क्या केन ओएनजीसी में रैली यहाँ से और बढ़ सकती है आगे? तो कच्चे तेल में डायनेमिक्स हमारे हिसाब से थोड़े अलग है। उसमें इतना एक्सट्रीम पेन आ चुका है एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ लिटिल थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ऑन प्राइस ऑन वॉल्यूम इज नॉट एज इम्पॉसिबल वी थिंक एज कंपेयर टू द मेटल साइड। तो हमको लगता है कि कच्चे तेल में यस वही जो 27-28 की कुछ हुआ वो कुड बी अ गुड बॉटम एंड stock like ONGC which got even further hampered because of the current budget move definitely उसमें थोड़ा स्कोप है। बट ये पूरे सेक्टर्स को हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इतना नहीं देखते हैं। दीज आर मोर ट्रेडिंग मूव्स वी वुड से द एंटायर कमोडिटी सेक्टर, बट यस इन ट्रेडिंग प्रोबेबली द ऑयल सेक्टर हैज लिटिल मोर लेग। अमीषा जी, चूंकि आज आप हमारे साथ हैं इस खास मौके पर, मैं हमारी तमाम उन महिला दर्शकों के लिए आपसे राय लेना चाहता हूं। उन्हें आप जो एसेट क्लास आपको पसंद हो निवेश के लिहाज से, क्योंकि जनरली हिंदुस्तान की महिलाएं रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी या फिर सोना चांदी ये ज़्यादा पसंद करती है। इक्विटी की समझ भी कम है और इसीलिए शायद नहीं भी खरीदना चाहती। ये बताएं किन एसेट क्लास में पैसा लगाना चाहिए और अगर इक्विटी आपकी पसंद है तो फिर कहाँ इक्विटी में पैसा लगाना चाहिए, ये बताएं। जैसे आपने एक बहुत ही अच्छी तरह से उसको समराइज किया कि गोल्ड लेने के लिए हमें ज्यादा रिसर्च नहीं करना पड़ता बीइंग इंडियंस, बिकॉज हम ट्रेडिशनली वो ले ही लेते हैं एंड ओवर जनरेशंस वी हैव सीन हाउ इट हैज ग्रोन, सो इट इज अ वेरी इजी डिसीजन। रियल एस्टेट थोड़ा तो कंपलसरी है और फिर भी वो फिजिकल है तो हम उसमें भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। खाली इक्विटी में इन्वेस्ट करते वक्त एक ही समझ लाने की जरूरत है कि क्योंकि वो लिक्विड है उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी प्राइस रोज देखनी चाहिए और उस हिसाब से डिसीजन बनाना चाहिए। जैसे हम रियल एस्टेट और गोल्ड में लॉन्ग टर्म डिसीजन बनाते हैं, उसी तरह से अगर हमने इक्विटी एज अ क्लास को देखा तो हिस्ट्री एंड डेटा हैज प्रूव्ड कि ओवर ऑल द पीरियड ऑफ टाइम्स 10 years के पीरियड में ओवर लास्ट 10 decades equity has given much better return than any other asset class and we believe that will hold true। तो इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से थोड़ी समझ बढ़ाने में टाइम डालकर इक्विटी क्लास विल कंटिन्यू टू बी अ वेरी गुड एसेट क्लास particularly for India in times to come। आपको तो बहुत अच्छी तरह से पता है कि कैसे इंडिया का मैक्रो बहुत अच्छी तरह से चेंज हो रहा है एंड डेमोग्राफिक्स भी इंडिया की फेवर में है। तो मैं बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगी कि जिसे पता नहीं है वो ट्रेडिंग के टेम्पटेशन में आए बिना इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो का 30 to 40% इक्विटी में डालें। 30 से 40% पोर्टफोलियो का इक्विटी में होना चाहिए, ये वो राय है उन सभी महिला दर्शकों के लिए जो इस समय वुमेन्स डे के दिन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और अमीषा जी की राय पूछ रही हैं। लेकिन आप देखिए आज पहले दिग्गज मेटल्स में तेजी देखने को मिली और इस समय भूषण स्टील, उत्तम गैल्वा, पिटे हुए काउंटर्स, उषा मार्टिन, मोनेट इस्पात, ये तमाम ऐसे शेयर हैं जो मैं देख रहा था करीब 6-7% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो ट्रेडर्स अब यहाँ पर मौका ढूंढ रहे हैं क्योंकि उन दिग्गजों में तो एक बढ़िया गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है और सेंसेक्स देखिए इस समय 130 अंक ऊपर है। दिन के उच्चतम स्तर पर एडवांस डिक्लाइन रेशियो और बेहतर होता जा रहा है क्योंकि मिड कैप इंडेक्स में अब 1% की तेजी देखने को मिल रही है। एक गिरने वाले शेयर के सामने अब 3 बढ़ने वाले शेयर और 7,500 को लांग गया है निफ्टी और आराम से देखिए आधे % की तेजी के साथ कंफर्टेबली यहाँ पर कारोबार कर रहा है। जो स्मार्ट रिकवरी आई है ना वो बैंकिंग स्टॉक्स में आई है। देखिए 125-150 पॉइंट की कमजोरी देखने को मिल रही थी शुरुआत में बैंक निफ्टी में और किसी भी वक्त अब ये लाल निशान से हरे निशान में आ जाएगा। तो बैंक्स ने देखिए कमान संभाली है और एक अच्छी रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो शानदार तेजी बनती हुई दिख रही है। वक्त है अमीषा जी से विदा लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया अमीषा जी हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, इस खास दिन हमारे साथ जुड़ने के लिए।